Hi students, today's my topic is gravitational. It is the topic of physics of class 9th. ये क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर है ग्रेविटेशनल, जिसको आज हम लोग कंटेन करेंगे। आज हम लोग ग्रेविटेशनल के बारे में लेक्चर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है या एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे विद अ कॉन्सेप्ट और विद अ नोट्स। मैं आपको नोट्स भी स्लाइड में प्रोवाइड कराता हूँ, ओके। तो आप अच्छे से इसको लेक्चर को समझ के आप चाहें तो लेक्चर को पॉज करके आप लोग यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, ओके। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम फिजिक्स के अच्छे से अच्छे लेक्चर आपको प्रोवाइड करा सकें और हमारे लेक्चर को आप सबसे पहले देख सकें। हम कोई भी लेक्चर अगर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके चैनल पे, आपके मोबाइल फोन्स, आपके सिस्टम पे जाए, इसके लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू। नाउ चलिए हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल, तो हम लोग ये जानते हैं ग्रेविटेशनल होता क्या है, इसकी क्या स्टोरी है, कहाँ से आया। तो बात आप लोग जैसा कि जानते हैं, जो ग्रेविटेशनल होता है इसको देने वाले थे फिजिसिस्ट न्यूटन ने इसके बारे में बताया। न्यूटन ने इसके बारे में कैसे खोजा, कैसे जाना, तो हम आपको बता दें कि न्यूटन एप्पल के, एक स्टोरी है इनकी कि न्यूटन जो है एक बार एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय ट्री से एक एप्पल नीचे की तरफ गिरा। अभी हम और आप होते क्या करते, उस एप्पल को उठाते और खाते, मस्त होके घर पहुंच जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, खाया नहीं उठा के, अरे ठीक है गिर गया तो गिर गया, हम लोग भी अरे कहाँ से गिरा, मतलब ऐसे ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, एप्पल को गिरने के बाद उन्होंने अपनी थिंकिंग सोची, थिंकिंग जनरेट की कि ये जो एप्पल है ये नीचे ही क्यों गिरा। पेड़ से टूटने के बाद ये ऊपर भी जा सकता था या फिर ये कहीं भी जा सकता, तो ये नीचे ही क्यों गिरा। तो ये थिंकिंग न्यूटन को ग्रेविटेशनल के बारे में लेके जाती है और उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के बाद या इसी इवेंट्स के बाद उन्होंने एक यूनिवर्सल टॉपिक्स ग्रेविटेशनल की खोज कर डाली। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल होता क्या है। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल के बारे में उन्होंने बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन। उन्होंने बताया कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो। इवन आपके घर की जो वॉल है वह भी आपको और आप अपने घर के वॉल को, मीन्स पूरे यूनिवर्स में कोई एक प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट को, फिर वो प्लैनेट उस प्लैनेट को, मीन्स यूनिवर्स में जितने भी छोटे बड़े ऑब्जेक्ट हैं सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने बताया, उसका नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। और उन्होंने बताया कि यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमारी अर्थ भी तो हमारी यूनिवर्स में है। इसका मतलब अर्थ भी हमारी क्या करेगी कि सभी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है। और आप जानते भी हैं अर्थ क्या है, अर्थ हमारे ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है जो कि अपने सरफेस की तरफ, अपने सेंटर की तरफ हमें खींचे हुए है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बट इन द केस ऑफ अर्थ इट इज नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट इज नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको हम लोग ग्रेविटी नाम दे देते हैं जब हमारे अर्थ की बात आती है। तो अर्थ भी यूनिवर्स का ही एक ऑब्जेक्ट है जो कि अनदर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे हुए, पुल किए हुए अपने सेंटर की तरफ, जिस अनसीन फोर्स से ये अपनी तरफ सबको खींचती है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्ड जो है हम केवल अर्थ के केस में यूज करते हैं, अदरवाइज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल भी कह सकते हैं अर्थ के केस में, बट स्पेशल नेम इज force of gravity is only used for in the case of earth. Okay, then earth attracts everything towards it by an unseen force of attraction. This force of attraction is known as the gravitational pull or gravitational force. समझ में आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। ओके, इसके बाद न्यूटन ने कुछ यूनिवर्सल लॉज दिए अबाउट द ग्रेविटेशनल। न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्स में कोई भी टू ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रहा है। मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वह इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। उन्होंने बताया ठीक है ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, बट कितना फोर्स लगा रहे हैं।
इन दोनों के द्वारा एक दूसरे पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स होगा कितना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, इसके बारे में न्यूटन बताते हैं द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में। वो क्या बोलते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू कंडीशंस, फॉलोइंग टू टर्म्स। फर्स्ट उन्होंने बताया कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ मासेस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी है इन दोनों के मासेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। फिर उन्होंने बताया कि ये फोर्स इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस पे ये किस तरह से डिपेंड करता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ रहा है? यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, इसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कहा गया। समझ में आ रहा है कि इन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में न्यूटन ने ये बताया है कि व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट बिटवीन टू पार्टिकल्स एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर यूं समझ लीजिए कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन विच फैक्टर इज डिपेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस बातों पे डिपेंड करता है, इसी के बारे में इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में बताया हुआ है। समझ में आ गया? और ये जो फोर्स होता है वह उसकी डायरेक्शन जो होती है वह अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, यानी दोनों लाइंस, दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली, सेंटर को मिलाने वाली लाइंस के अलोंग ये फोर्स की डायरेक्शन वर्क करती है। समझ में आ गया? तो ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखना चाहें तो ये इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है कि जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह इनके मासेस, एक का मास कैपिटल एम है, दूसरे का स्मॉल एम है, तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ मासेस एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, यह प्रोपोर्शनल एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे मतलब डिस्टेंस के प्लेस पे आर की जगह पे डी लिया गया है उन्होंने, ठीक है। तो इसको कंबाइन हमने कर दिया तो क्या मिल गया, यह प्रोपोर्शनल एम एम अपॉन डी स्क्वायर। समझ में आ गया? उसके बाद इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं तो एक इक्वल का साइन आ जाता है, साथ ही साथ एक कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल जी अपॉन में डी स्क्वायर। दिस कैपिटल जी इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस कैपिटल जी को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अगर इस कैपिटल जी की हम वैल्यू निकाल लें तो क्या मिल जाएगा, ये देखिए एफ डी स्क्वायर अपॉन में एम एम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एफ डी स्क्वायर एम एम अपॉन में आ जाएगा, तो कैपिटल जी की वैल्यू मिल जाएगी व्हाट, क्या बेटा, एफ जी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर एम एम। समझ में आ गया? वेयर कैपिटल जी इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो ये होता क्या है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी होता है, इसकी जो वैल्यूज होती है ये कांस्टेंट होती है, वेरीज नहीं करती। इसकी जो वैल्यू होती है वह किसी नेचर, किसी मीडियम के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ना तो इसकी वैल्यू किसी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना तो इसकी वैल्यू किसी फिजिकल वेरिएबल पे डिपेंड करती है। यानी कैपिटल जी फॉर एवरी प्लेसेस इट इज अ कांस्टेंट, हर जगह ये पूरे यूनिवर्स के लिए कैपिटल जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सो इट इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। समझ में आ रहा है? न तो इसकी वैल्यू किसी नेचर पे डिपेंड करती है मीडियम के, ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना तो किसी फिजिकल वेरिएबल लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, किसी बात पे डिपेंड नहीं करती। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये जो लिखा है ये 10 टू द पावर -11 है बेटा, 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो वैल्यू लिखी है ये लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी यूनिट्स होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इसकी कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी ये एसआई यूनिट होती है। इसको कैपिटल जी की जो वैल्यू थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, इसको कैलकुलेट किसने किया था, ये हेनरी कैवेंडिश नामक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल लॉ के क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल जो है वह उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है ये
बहुत से सक्सेसफुल फिनोमिना को ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है। ये जो ग्रेविटेशनल, बहुत सी हमारे नेचर में ऐसी फिनोमिना होती हैं जिसके बारे में ये बात थी कि आखिर में होती क्यों है, क्या है इसका रीज़न। तो उन सारे रीजंस को, बहुत सी ऐसी फिनोमिना है जिसको हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि हाँ, ये जो है इसी के लिए होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। कौन कौन सी हैं? जैसे द फोर्स दैट द बाइंड्स अर्थ द अर्थ, मतलब हमें अर्थ से कौन सा फोर्स है जो बाइंड किया हुआ है, क्यों हम अर्थ सरफेस पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्यों अर्थ सरफेस पे हम चल पा रहे हैं। किसी चीज को भी अर्थ सरफेस पे रख दीजिए, वो क्यों टिकी रहती है। तो वही द फोर्स दैट बाइंड्स अर्थ टू द अर्थ, एक फोर्स जो कि अर्थ, जिसके द्वारा अर्थ जो है हमें बाइंड की हुई है, हमें पकड़े हुई है, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सप्लेन करता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मून है वो अर्थ के अराउंड किस तरह से मूव करता है, क्यों मूव करता है, इसको भी बताया गया ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। साथ ही साथ जो टाइड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, ड्यू टू द मून एंड सन, सन और मून के कारण टाइड्स आते हैं समुद्र वगैरह में, ठीक है, सी वगैरह में जो होते हैं टाइड्स आते हैं, लहरें जो होती हैं काफ़ी उठती हैं इनके कारण, इनके अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, ठीक है, समुद्र में काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, दैट इज कॉल्ड द टाइड्स, ठीक है। ये उन्होंने बताया कि जो टाइड्स हैं मून और सन के कारण आते हैं, वो भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आता है। उसका भी रीजन क्या है बेटा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी आता है। दिस आर द सम इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल लॉ के कुछ इंपॉर्टेंस है। अर्थ भी हमारा सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, क्यों, इसी के कारण। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आखिर में जो अर्थ है, हमारा अर्थ है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये सन जो, या फिर यूं समझ लीजिए जो मून है, वह अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसका अपोजिट क्यों नहीं होता, सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व क्यों नहीं करता, या अर्थ मून के अराउंड रिवॉल्व क्यों नहीं करता। तो न्यूटन ने बताया था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल होता है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, यह नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स भी होता है। और ये फोर्स जो होता है वहां पे ज्यादा होता है जहां पे मास ज्यादा होते हैं। जितना ज्यादा मासिव बॉडी होगी वहां पे ये फोर्स उतना ज्यादा पता लगेगा। और अगर आपकी बॉडी लाइटर है तो ये फोर्स वहां पे पता नहीं चलेगा। अर्थ का देखिए मास कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा अर्थ का मास है, इसीलिए फोर्स यहाँ पे पता चलता है। और हमारा मास क्या है, बहुत कुछ किलोग्राम, 60 kg, 100 kg, इसी के आसपास होता है हम लोग का मास। तो इतने कम मास में ये फोर्स पता नहीं चलता है। वही ना बोला कि आप हर एक इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं और हर एक इंसान आपको अट्रैक्ट करता है, लेकिन हमें फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप दोनों का मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जितने फोर्स से आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं उतने फोर्स से वो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों के फोर्स कैंसिल हो जा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन हमारे मास और अर्थ के मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए हम अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं ये पता नहीं चल रहा, लेकिन अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है ये पता चल जा रहा है, हमें खींची हुई है। हम जब भी ऊपर जंप करना चाह रहे हैं अर्थ हमको खींच के नीचे कर दे रही है। तो इसका मास बहुत ज्यादा होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स हमको पता है। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा रहेगा बेटा, वह अपने से लाइटर मास वाली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लाइटर मास वाली बॉडी कभी भी हायर मास वाली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इसीलिए सन का जो मास होता है वह अर्थ के मास से बहुत ज्यादा होता है। सन का मास जो है वह अर्थ के मास से बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो सन है वह अर्थ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है अपनी तरफ खींचे हुए, इसीलिए अर्थ जो है वह सन के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करती है। अर्थ का मास अगर सन से ज्यादा हो जाए तो सन जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। उसी तरह से मून और अर्थ का भी कॉन्सेप्ट है। जो मून का मास है वह अर्थ के मास से क्या है, बहुत कम है। जो बेटा मून का जो मास है वह अर्थ के मास से बहुत कम है, इसीलिए जो मून है वह अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। तो कहने का मतलब हर एक मासिव बॉडी अपने से लाइटर बॉडी के अराउंड क्या होती है, रिवॉल्व करती रहती है। जिसका मास ज्यादा है वह लाइटर बॉडी के अराउंड क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि अर्थ सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करती है, सन अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व नहीं करता। समझ में आ गया? अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, तो फ्री फॉल की बात करेंगे। तो when an object falls down towards the earth under the gravitational force alone, we say the object is in a free fall. जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में अर्थ की तरफ गिराया जाए, मोशन करे, तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, फ्री फॉल में हो रहा है। समझ में? जब किसी ऑब्जेक्ट को फॉल्स कर दिया जाए, मतलब ऊपर से किसी ऊंचाई से अर्थ की तरफ ऐसे हम उसको फॉल्स कर दें, छोड़ दें, थ्रो ना करें। देखिए थ्रो करना बेटा, थ्रो करना और फॉल्स करने में डिफरेंस होता है।
थ्रो का मतलब हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। लेकिन फॉल्स का मतलब होता है उसको जस्ट हम लीव कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम जस्ट लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हमको फॉल्स करना है। तो वही जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वह अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में फॉल्स होता है अकेले, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या है, फ्री फॉल। तो व्हाट इज द फ्री फॉल? फ्री फॉल मीन्स व्हेन अ ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इट इज इन द फ्री फॉल कंडीशन। समझ में आ गया? तो जो वेलोसिटी होती है फ्री फॉलिंग बॉडी की वह चेंज होती है इससे टू बी, जिसको हम लोग एक्सेलरेटेड कहते हैं। यानी जब हमने बॉडी को फ्री फॉल कर दिया, बॉडी को यहाँ से छोड़ दिया और नीचे की तरफ आ रही है, फ्री फॉल हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस चेंज होती रहती है। उस वेलोसिटी की चेंज होने के कारण एक वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड अंडर द चेंज ऑफ वेलोसिटी इन फ्री फॉलिंग। जब बॉडी को फ्री फॉल कर रहे होते हैं तो ऐसे में उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और जिसके कारण वहां पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो मीटर पर सेकेंड, यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? ओके। और जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो प्रैक्टिकली देखा गया है 9.8 आती है, बट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस वी यूज 10। समझ में आ गया? एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो समझ में आया स्मॉल जी क्या है? तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो स्मॉल कैपिटल जी क्या था, कैपिटल जी आपका जो था वह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, और स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो अभी डिफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी? आप कहेंगे कि एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड अंडर द चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल कराया जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, जिसके कारण वहां पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो जाता है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी कहते हैं। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन के लिए सिंपली इसको हम 10 यूज कर लेते हैं। समझ में आ गया कि क्या होता है फ्री फॉल? ओके। बाकी हम लोग आगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे बेटा, आगे हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द स्मॉल जी वैल्यू, यानी कि जी इज इक्वल टू हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है ये किन बातों पे डिपेंड करती है या ये किस तरह से वेरीज करती है। मीन्स हम टोटल अबाउट स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। इन सब चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटेन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लेक्चर।